नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली वियतनाम ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील को रेटिफाई किया है। रेटिफिकेशन का बेसिक मतलब होता है कि वियतनाम की पार्लियामेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील होनी थी, जिसका साइन ऑलरेडी हो चुका था, सहमति ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन वियतनाम की पार्लियामेंट से ये तय होना बाकी था, तो फाइनली वियतनाम के पार्लियामेंट के द्वारा अनुमति दे दी गई है। और जल्द ही हम देखेंगे कि वियतनाम और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी बड़ा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इससे वियतनाम को एक तो क्या फ़ायदा होता है ये हम देखेंगे, दूसरी तरफ क्या भारत ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, क्योंकि मैं बता दूं 12-13 साल से भारत भी ट्राई कर रहा है कि यहां पर यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके, जो कि अभी तक कोई भी बड़ा स्टेप होते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या है इसका पूरा मामला, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 33,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशंस देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये हैं आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब ओरिजिनल मेंबर्स थे। आगे चलकर लेटेस्ट आप देखिए तो क्रोएशिया 2013 में इसका मेंबर बना है। यहाँ पर टर्की और सर्बिया चाह रहे हैं कि इसके मेंबर्स बने, लेकिन अभी तक मेंबर्स नहीं बने हैं। दूसरी तरफ आपको पता होगा कि यूके ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है ऑन 31 जनवरी 2020। और वहीं दूसरी तरफ आप वियतनाम का पूरा मैप देख सकते हो कि इसका कैपिटल है हनोई, और वियतनाम का जो पूरा बॉर्डर है वो साउथ चाइना सी के साथ टच करता है। और अक्सर आपको चाइना और वियतनाम के बीच में कई सारे मतभेद होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं वियतनाम रेटिफाइज मेजर ट्रेड डील विथ यूरोपियन यूनियन। मैं आपको पहले बता दूं कि यूरोपियन यूनियन और वियतनाम के बीच में ये जो ट्रेड डील है इसका नाम है EU वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, EVFTA। ये बेसिकली इसका पूरा काम चल रहा था 2012 से, लेकिन कई सारे लीगल हर्डल्स की वजह से यहाँ पर ये साइन नहीं हो पा रहा था। फाइनली जून 2019 में वियतनाम और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये पूरा ट्रेड डील साइन होता है, और यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको फरवरी के महीने में ही रेक्टिफाई कर दिया था। मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वहाँ पर ऑलरेडी ये डील साइन मतलब रेटिफाई हो गया था, उनके पार्लियामेंट से पास हो चुका था। लेकिन फाइनली यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो जो लॉ मेकर्स हैं वियतनाम में, जिसको कहा जाता है नेशनल असेंबली, उन्होंने ओवरवेलमिंगली वोट किया है इस पूरे डील को। मतलब सभी ने सहमति जताई है, और एक बहुत ही रेयर मूव देखा गया वियतनाम में कि इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया है। ऑल्दो आप इंडिया में तो भारत में काफ़ी कॉमन है ये चीज़ कि लाइव ब्रॉडकास्ट आपका होता है, लेकिन वियतनाम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही रेयर मूव में यहाँ पर लाइव वियतनामीज टेलीविज़न पर इसको लाइव दिखाया गया। तो इसकी पूरी इंपॉर्टेंस दोस्तों आप समझ सकते हो, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो पूरे देश की इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट ये जो ट्रेड डील है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये इससे अच्छा शायद वियतनाम के लिए बेटर टाइम नहीं हो सकता था, क्योंकि वियतनाम में भी कोरोना वायरस के केसेस थे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं थे, काफ़ी हद तक वियतनाम ने इसको कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन इकोनॉमी रिकवरी के पाथ पर अब धीरे धीरे वियतनाम आ रहा था। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद वापस से इकोनॉमी खुल रही थी, और इसकी वजह से ये जो ट्रेड डील है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जैक्टली है क्या ये ट्रेड डील, इसके अंदर होगा क्या, मैं बता दूँ कि यूरोपियन यूनियन जो भी यहाँ पर टैरिफ लगाता था उन सारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो वियतनाम से आते थे, तो वो सारे टैरिफ को सबसे पहले 85% कम किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोचिए कि वियतनाम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी टैरिफ लगाए जाते थे यूरोपियन यूनियन के द्वारा, अब उसमें 85% की गिरावट आएगी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा वियतनाम का गुड्स यूरोप में। इसकी वजह से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज वियतनाम आराम से एक्सपोर्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से वियतनाम में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगले आने वाले 7 साल में ये जो पूरा टैरिफ है इसको 0 पर ले आया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यूरोपियन यूनियन से जितने भी गुड्स थे वो वियतनाम एक्सपोर्ट किया जाता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें पहले 49% की कमी लाई जाएगी, और आगे आने वाले 10 सालों में ये जो पूरा टैरिफ है इसको 0 पर लाया जाएगा। मतलब कि एक तरह से वियतनाम और यूरोपियन यूनियन दोनों को यहाँ पर काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है, और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस साल जो ट्रेड है वो करीब 20% ज़्यादा एक्सपोर्ट टर्नओवर देखने को मिल सकता है वियतनाम के द्वारा। और
आगे आने वाले 2030 में ये 44% तक राइज हो सकेगा। लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी इस पूरे ट्रेड डील के अंदर। आप देखिए कि जब भी कोई ट्रेड डील होता है यहाँ पर स्पेशली डेवलप्ड नेशंस के साथ, उसके और भी कई सारे रिपरकशंस होते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी हद तक वियतनाम को बोला होगा जो भी आप फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर आप यूज़ करते हो वो आपको अब बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वियतनाम ने कहा है कि जितने भी चाइल्ड लेबर हैं हम इसको अबॉलिश करेंगे, जो भी राइट्स देने हैं हमें लेबर को वो हम देंगे। तो वियतनाम में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे आज़ादी मिल सकेगी। यहाँ पर दोनों देशों के अगर ट्रेड के बारे में मैं बात करूं तो करीब 50 बिलियन यूरो का दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है। इसको अगर हम डॉलर के टर्म्स में बोलें तो करीब 56 या 57 बिलियन डॉलर के आसपास का पूरा डील होता है। यूरोपियन यूनियन जैसे हाईटेक मशीन्स हो गए, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, मशीनरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए, इन सारे गुड्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है वियतनाम के अंदर। और जो वियतनाम है वो आप देख सकते हैं टेलीफोन सेट्स है, फुटवेयर है, राइस है, टेक्सटाइल है, इन सारे गुड्स को यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करता है। इससे सबसे बड़ा फायदा देखिए वियतनाम को क्या होगा। यहां पर वर्ल्ड बैंक ने मई के महीने में कहा था, पिछले महीने, कि अगर ये ट्रेड डील साइन हो जाती है इसकी वजह से वियतनाम में जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी वियतनाम के अंदर, और इसकी वजह से लोगों की इनकम होगी और लोग पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, गरीबी से बाहर निकलेंगे। और जो पूरे देश की जीडीपी है उसमें 2030 तक 2.4% का ज़्यादा एक्स्ट्रा जीडीपी आपका इजाफा हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सपोज आता है कि आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, कि क्या वियतनाम पहला देश बना है साउथ ईस्ट एशिया में जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंगापुर ने पहले ही कर रखा है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और वियतनाम यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में सेकेंड नंबर का देश बन गया है जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अब दोस्तों हम आते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में कैसा ट्रेड रहा है और क्या प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हो 2017-18 का और 2018-19 का। यहां पर मैं बता दूं कि 2017-18 में भारत ने करीब 53 बिलियन डॉलर गुड्स को एक्सपोर्ट किया था यूरोपियन यूनियन में, और हमने करीब इंपोर्ट कराया था 47 बिलियन डॉलर के गुड्स, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड सरप्लस था, मतलब कि डॉलर्स ज़्यादा आए थे हमारे देश में, करीब 5.7 बिलियन डॉलर। लेकिन 2018-19 में देखिए क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो है वो करीब 6.7% बढ़ जाता है और हम 57 बिलियन डॉलर के गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करा लिया। आप इंपोर्ट देख सकते हैं 22% का इजाफा हुआ है इंपोर्ट में, और करीब 58 बिलियन डॉलर हमने ज़्यादा इंपोर्ट कराया। यूरोप से हमने ज़्यादा गुड्स को मंगाया, जिसकी वजह से ये ट्रेड सरप्लस जो था हमारा, ये ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया और -1.2 बिलियन डॉलर का ये पूरा ट्रेड डेफिसिट रहा है। तो ओवरऑल एक तरह से दोस्तों आप कह सकते हो कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक तरह से पूरा ट्रेड बैलेंस है। बहुत ज़्यादा आपको ट्रेड डेफिसिट किसी भी देश की तरफ झुकते हुए नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों यूरोपियन यूनियन में जितने देश हैं और भारत के साथ। यहाँ पर जितना ज़्यादा ट्रेड हो उतना ज़्यादा दोनों समूहों को यहाँ पर जो है फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्या है कि पिछले कुछ टाइम से ये देखा गया है कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच आ रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इटली हो गया, वहां पर हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन तो क्या है, सब सारे देशों का समूह है, तो यहाँ पर सभी के साथ एक साथ सहमति जताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और 2007 से हम ट्राई कर रहे हैं एक एग्रीमेंट के बारे में, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTA इसको कहते हैं बेसिकली फॉर्म में। तो यहाँ पर ये बेसिक ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जब नई सरकार चुन के आई तो यहाँ पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक नए सिरे से हमें यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत करनी चाहिए और एक बेटर ट्रेड डील होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन है उनका यहां पर यह कहना है कि हम फ्रेश टॉक्स को स्टार्ट करें, उससे पहले हम चाहते हैं कि जो ये वाला एग्रीमेंट है जिसका नाम है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTA, इसी के अंदर एक सब एग्रीमेंट है जिसका नाम है BIPPA, दैट इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन ये चाहता था कि पहले हम इसके बारे में जितने भी बातचीत हैं उसको फिनिश कर दें, इसके ऊपर सहमति जता लें, उसके बाद हम आगे नए फ्रेश टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे।
राइट। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों देशों के बीच में ये आपको प्रॉब्लम्स होते हुए देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं, 2018 में आपको याद होगा जब हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी थी, तो उस समय हमने क्या किया, करीब 50 यहां पर एग्रीमेंट थे यूरोपियन यूनियन के साथ, मतलब 50 अलग अलग छोटे छोटे एग्रीमेंट्स थे यूरोपियन यूनियन के साथ। हमने यहां पर सभी को एक साथ कैंसिल कर दिया और हमने प्रपोज किया एक नया मॉडल, दैट इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन कमीशन ने इसके ऊपर बातचीत करने से मना कर दिया। तो बेसिकली यहां पर मेरा यह कहना है कि दोनों जो समूह हैं उनके बीच में जो पूरा टॉक्स है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, बीटीआर दैट इज ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट, वो सही से नहीं चलता आ रहा है। इनफैक्ट यहां पर जो मार्च का महीना था वहां पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में समिट होनी थी। चलिए आप मुझे क्या एक क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो समिट होता है ये साल में, मतलब कितने साल में एक बार होता है? क्या 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, हर साल होता है? कब कब होता है और लास्ट कब हुआ था, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो यहां पर मार्च 2020 में भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ एक समिट होनी थी। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो यूरोप जाने वाले थे और एक ये समिट होने वाली थी। तो यहां पर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि वापस से ये जो पूरा ट्रेड डील है इसके ऊपर कुछ सहमति बन सके। लेकिन आपको पता है कोरोना वायरस के चलते यहां पर प्राइम मिनिस्टर फॉरेन नहीं जा पाए और इसकी वजह से ये जो पूरा ट्रेड डील है इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि जो वियतनाम है और यूरोपियन यूनियन है उनके बीच में ऑलरेडी पिछले साल ही ये साइन हो चुका था और इसलिए यहां पर फाइनली वियतनाम के द्वारा रेटिफाई किया गया है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो फायदा भारत ले सकता था एक ट्रेड डील के साथ, शायद वो वियतनाम ने काफी अच्छे से अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाया है। इनफैक्ट यहां पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, दैट इज रिगार्डिंग जापान जो अपनी कंपनीज को शिफ्ट करने की सोच रहा है फ्रॉम चाइना। तो जापान ने भी करीब $2 बिलियन एक अलग से निकाला था ताकि जो कंपनी शिफ्ट करना चाहती हैं अपनी प्रोडक्शन चाइना से वो यहां पर मदद ले सकती हैं सरकार से। तो यहां पर भी जापान ने कोई भारत का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया था कि भारत में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन यहां पर साउथ ईस्ट एशिया का जरूर नाम लिया था, जिसकी वजह से अगेन वियतनाम जो है वो काफी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को करीब 7 लाख लोगों ने देखा हुआ है। यहां पर काफी डिटेल में मैंने बताया था कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं जो चाइना से एग्जिट कर रही हैं वो वियतनाम क्यों प्रेफर करती हैं, भारत क्यों नहीं उतना आना चाहती। तो काफी डिटेल में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, जो और भी कई सारे कारण हैं, वो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की थी। तो फाइनली कंक्लूजन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भारत को भी अब जल्द से जल्द ट्राई करना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक जो ट्रेड डील अटका हुआ है बहुत सालों से, करीब 12-13 साल हो चुके हैं, अब उसको जल्द से जल्द यहां पर अपनाया जाए किसी भी फॉर्म में, ताकि यहां पर जो फायदा है भारत को भी वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, क्योंकि इसका ज़्यादातर फायदा आप देख सकते हैं वियतनाम को अब जाने वाला है। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मेरा ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं स्टडी IQ ऐप पर। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो, 1000 MCQ का कोर्स लॉन्च हो चुका है, डेली UPSC MCQ कोर्स, ताकि आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे। यहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर। यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।